ओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर वर्ल्ड चैनल पे। जहां आज हम एनसीईआरटी की दृष्टि एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का शुरुआत करेंगे। ठीक है, इसमें पहला चैप्टर है अर्थशास्त्र का कक्षा 9 की पालमपुर गांव की कहानी। इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उसे आज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किन किन चीज़ों की आवश्यकता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए होती है। ठीक है, तो श्रम की भी होती है, भूमि की भी होती है, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी, अर्थात ये सारे जो हैं इन सभी की उत्पादन में आवश्यकता होती है। इसको व्याख्या देख लेते हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली आवश्यकता है भूमि, अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे कुछ उत्पादन की क्रिया में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है, जबकि दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी। तीसरी आवश्यकता जो है भौतिक पूंजी है। और चौथी आवश्यकता के रूप में मानव पूंजी को लिया जाता है। स्वयं उपभोग हेतु, बाजार में बिक्री हेतु, उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी को एक साथ कार्य करने के योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। इसे ही मानव पूंजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? पहला है भौतिक पूंजी के अंतर्गत नगद मुद्रा तथा कच्चा माल इत्यादि मदों को पहला है भौतिक पूंजी के अंतर्गत नकद मुद्रा तथा कच्चा माल इत्यादि मदों को अस्थायी पूंजी कहा जाता है। दूसरा है भौतिक पूंजी के अंतर्गत भवन, मशीन तथा औजार इत्यादि मदों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। भौतिक पूंजी को अस्थायी पूंजी या कार्यशील पूंजी के रूप में बांटा जाता है। तो इसमें से जो केवल तीसरा जो है ये सही है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, भौतिक पूंजी को स्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी के रूप में बांटा जाता है, ये कथन गलत। व्याख्या, भौतिक पूंजी उत्पादन के लिए एक आवश्यक कारक है। भौतिक पूंजी के अंतर्गत औजार, मशीन, भवन, कच्चा माल और नगद मुद्रा मदें आती हैं। ठीक है, तो पहला और दूसरा कथन जो है सही है। औजार, मशीन और भवनों का उत्पादन कई वर्षों तक प्रयोग होता है, इसलिए इन्हें अस्थायी पूंजी कहते हैं। कच्चा माल और तथा नगद मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहते हैं। ठीक है, इस वजह से कथन तीसरा जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हरित क्रांति के दौरान चावल और गेहूं की खेती पर अधिक बल दिया गया है। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1960 के दशक के अंत में हुई। किसानों ने हरित क्रांति के दौरान अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग किया। ठीक है, इन सभी में से देख लेते हैं कौन सा सही है। तो ये जो उपयुक्त में से सभी है सारा सही है। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं एक बार। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती के तरीके सिखाए। इस कारण हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से गेहूं एवं धान की खेती पर ही दिखाई पड़ता है। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी, जिसके परिणाम स्वरूप जमीन उसी टुकड़े में पहले अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था। ये हरित क्रांति का जो मुख्य प्रभाव था, पहला पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति का प्रभाव संपूर्ण भारत में ना होकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। इस क्षेत्रों के किसान संपन्न थे और हरित क्रांति में प्रयोग किए जाने वाली तकनीक महंगी थी, इसलिए यहाँ के किसानों ने खेतों के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। किसानों ने ट्रैक्टर और फसल उगाने के लिए मशीनें खरीदी, जिससे
जिसने काम को तेज कर दिया और इससे उन्हें गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। फर्स्ट चैप्टर में बस इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं युधिष्ठिर पब्लिकेशन बुक में। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा संसाधन के रूप में लोग। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को देखते हैं, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। मानव पूंजी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मानव पूंजी निवेश भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। जब दूसरा है, जब शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा मानव संसाधन को विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों जो है कथन सही है। इसमें से पूछ जाता है इन उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है, तो ये दोनों कथन जो है सत्य है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा भौतिक पूंजी का ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर शिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष तौर पर देखा जा सकता है। जब शिक्षा, चिकित्सा सेवाओं, प्रशिक्षण में निवेश किया जाता है तो जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है, परंतु इस शिक्षित तथा स्वस्थ जनसंख्या को शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा पहले की अपेक्षा और अधिक विकसित किया जाता है, तब इसे हम मानव पूंजी कहते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है तो विनिर्माण। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण और पशुपालन और कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र में है और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तीसरे क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय में वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि अभी जस्ट मैंने बताया, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, उत्खनन शामिल हैं, तो वहीं द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण को शामिल किया गया है और तृतीय क्षेत्र में सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत तृतीय सेवा क्षेत्र में सम्मिलित हैं। तो आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा और संचार। ये चारों जो होगा सही होगा, क्योंकि व्याख्या जैसा कि हम जानते हैं इस तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र में ये सारे जो हैं सेवा देने वाले हैं। ठीक है, और जैसा कि आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन इत्यादि सेवाएं शामिल की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। वह क्रियाएं जो वेतन या लाभ के उद्देश्य से की जाती है और उनके लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, बाजार क्रियाएं कहलाती हैं। क्या ये सही है? चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जिन क्रियाओं में स्वउपभोग के लिए उत्पादन होता है वे गैर बाजार क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों में से पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो उपयुक्त दोनों कथन जो हैं सत्य हैं, युक्त दोनों कथन जो हैं सत्य हैं, इसलिए ना तो एक और ना ही दो गलत है। ठीक है, बाजार क्रियाएं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन से है। इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग, प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? जनसंख्या की गुणवत्ता देश की समृद्धि दर पर निर्धारित करती है। दूसरा है, निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या और अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। तो इसमें से असत्य कथन पूछा है जो कि दोनों सही है, इसलिए इसमें ना तो एक और ना ही दो होगा। ठीक, जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य, देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। अतः जनसंख्या की गुणवत्ता देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है, जबकि साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी उस समय विद्वान कही जाती है जब किसी डिग्री धारक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार वेतन और कार्य नहीं मिलता है, या किसी
व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुरूप कार्य नहीं मिलता है, लोग प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर कार्य करते हैं, या फिर हो जाएगा इसमें से कह रहा है जब तो ये हो जाएगा तो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है, इसे ही बेरोजगारी कहेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं बेरोजगारी का व्याख्या। बेरोजगारी उस समय विद्वान कही जाएगी जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं होता, उसे बेरोजगारी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम बल जनसंख्या के किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है? तो ये 15 से 59 वर्ष के लोगों के बीच का, ठीक है। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रक्षण बेरोजगारी का सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो प्रक्षण बेरोजगारी का जब लोग बड़ी मात्रा में बेरोजगार रहते हैं तो ये तो नहीं हो जाएगा। प्रक्षण मतलब छुपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। ये ज़्यादातर गाँव में देखने को मिलती है। जब 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को बेरोजगारी होती है। गृहिणियों में बेरोजगार का होना, जिस कार्य को कम व्यक्ति कर सकते हैं उसको अधिक व्यक्तियों द्वारा करना, परंतु उत्पादकता में कोई वृद्धि ना होना। आई थिंक डी हो सकता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। डी आंसर ही होगा। प्रक्षण बेरोजगारी के अंतर्गत लोगों के पास भूखंड होता है जहां उन्हें काम मिलता है और लोग नियोजित काम करते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी कार्य में 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं। इनमें 3 लोग अतिरिक्त है। यदि 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत में उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। आवश्यकता से अधिक ये 3 अतिरिक्त लोग प्रक्षण रूप में बेरोजगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक पाई गई है? तो ये हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। भारत में कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक पाई गई है कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौसमी बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? मौसमी बेरोजगारी मतलब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार प्राप्त होना, ठीक है। सीजनल, इसे सीजनल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका जब विकल्प देख लेते हैं, इसका विकल्प कौन कौन सा है। जब विकल्प रोजगार उपलब्ध नहीं होता है, ये नहीं होगा। जब कुछ तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों को रोजगार प्राप्त ना हो, ये भी नहीं होगा। तो सी नंबर है, जब डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिले, ये भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, डी नंबर कह रहा है जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार प्राप्त होना, ठीक है। ये भी ज़्यादातर कृषि क्षेत्र में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका चलिए व्याख्या देख लेते हैं। मौसमी बेरोजगारी के अंदर लोग वर्ष के कुछ महीनों में ही रोजगार प्राप्त कर लेते। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या का सामना करते हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब जुताई, बुआई, गहाई और तथा निराई होती है, तो कुछ विशेष महीनों में ही कृषि पर निर्भर लोगों को काम मिल पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बेरोजगारी में वृद्धि किसी अर्थव्यवस्था के मंदीग्रस्त होने का सूचक है? सही है। बेरोजगार लोग अर्थव्यवस्था के लिए देयता होते हैं, ये भी सही है। चलिए देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त दोनों कथन जो है सही है। बेरोजगार का अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर अहितकर प्रभाव पड़ता है, अतः बेरोजगार में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था की सूचक है या उन संसाधनों की बर्बादी करती है जिन्हें सही ढंग से नियोजित किया जा सकता है। यदि मानव को संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सके तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए देयता बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है तीसरा चैप्टर, निर्धनता एक चुनौती, ठीक है। इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण और तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1800 कैलोरी और 2100 कैलोरी, ये गलत होगा। 2100 कैलोरी तथा 2400 नहीं, शहरी में 2100 होगा तो ये भी गलत होगा। 1900 तो नहीं होगा। 2400 कैलोरी और 2100, हाँ ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अभी इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत में स्वीकृति कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, ठीक है।
चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। एक नोट है, देख लेते हैं। योजना आयोग ने 2012 में सी रंगाराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने 2014 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। सी रंगाराजन समिति के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 तथा शहरी क्षेत्र के लिए 1407 प्रति व्यक्ति आय मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया। नेक्स्ट देख लेते हैं। मार्च 2015 में नीति आयोग द्वारा अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया, जिसका प्रमुख कार्य भारत में निर्धनता का आकलन हेतु विधि को सुझाव देना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है? तो ये हो जाएगा NSSO के द्वारा। ठीक है, इसे अब NSO कर दिया है 2019 में, इसे मर्ज कर दिया गया था। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर हर 5 वर्ष पे प्रति देश सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदेश सर्वेक्षण कार्यालय अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO द्वारा कराया जाता है, जो अब NSO बन गया। ठीक है, 2019 में इसे बदला गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 अर्थात मनरेगा के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित करने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य किसी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वैसे सभी वयस्क सदस्यों को जो अकुशल श्रम के लिए तैयार हों, कम से कम 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करना। ये सही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदक को 30 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। ये इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। कौन सा कथन सत्य है ये बोल रहा है। ठीक है, तो कथन नंबर जो है 1 सत्य है, 1 में क्या है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया था। ये हो जाएगा, ये दोनों गलत है। यह अधिनियम 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित करने का प्रावधान था। ठीक है, नेक्स्ट इसका व्याख्या है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 का उद्देश्य किसी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वैसे सभी वयस्क सदस्यों को अकुशल श्रम के लिए तैयार हो 100 दिनों के लिए रोजगार, सूखा प्रभावित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों में 150 दिनों का रोजगार की गारंटी प्रदान करना। अर्थात कथन 2 सत्य है। इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किए गए। अर्थात कथन सत्य। अच्छा देखिए, मैं ध्यान ही नहीं दे पाई, सॉरी। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। मनरेगा के अंतर्गत 30 दिनों का नहीं बल्कि 15 दिनों का अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो उसे दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। अतः कथन तीसरा सही है। ठीक है, तीसरा गलत है। कितना गलती कर रही हूँ मैं भी। हमारा ये दोनों फर्स्ट और सेकंड सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत में उच्च निर्धनता दर के प्रमुख कारण है, इसका हो जाएगा सारा। जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर भी हो सकता है, बेरोजगारी भी होगा, आय असमानता भी होगा, भूमि संसाधन की कमी। ये चारों कारण जो है उच्च निर्धनता दर की प्रमुख कारण है। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। अब भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का दुष्चक्र अभी भी बना हुआ है। यद्यपि सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित किए गए हुए हैं, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय की असमानता रही है, तो संसाधनों की कमी तथा संसाधनों का असमान वितरण भी गरीबी के प्रमुख कारणों में शामिल है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है भारत में खाद्य सुरक्षा। चलिए इसको देख लेते हैं। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता, पहुंच और इससे प्राप्त करने का सामर्थ्य। दूसरा है प्राकृतिक आपदा खाद्य सुरक्षा को प्रभावित नहीं करती है। तो
इसमें से केवल जो है एक ही जो है ना ये सही होगा, क्योंकि खाद्य सुरक्षा का अर्थ जो होता है सभी लोगों के लिए सदैव पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना, पहुँच और इससे प्राप्त करने का सामर्थ्य होना। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं एक बार। खाद्य सुरक्षा के आयामों में पोषण युक्त खाद्य की उपलब्धता, पहुंच तथा उसे प्राप्त करने के सामर्थ्य को शामिल किया गया है। अतः कथन एक सत्य है। खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। पहुंच का अर्थ है खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। सामर्थ्य का अर्थ है लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्राप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। ठीक है, नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदा। इसको व्याख्या है, प्राकृतिक आपदा खाद्य सुरक्षा के प्रभावित करती है। ठीक है, जैसे भूसूखे के कारण खाद्यान्नों के कुल उत्पादन में कमी हो जाती है, जिसमें कीमतें बढ़ जाती है। कुछ लोगों की ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते हैं। अगर यह आपदा अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भुखमरी की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। व्यापक भुखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है। ठीक है, अतः कथन 2 सत्य है। अतः कथन 2 और सत्य है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर कौन सा कथन सत्य है, विचार करना है। सबसे पहला है, भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए बफर स्टॉक तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। ये बिल्कुल सही है। भारत में खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना से जैसे कार्यक्रम चलाए हैं। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी दोनों सही। व्याख्या देख लेते हैं। खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में अनाज उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गया है। इस व्यवस्था के दो घटक, एक बफर स्टॉक और दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं, चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष, लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया जाता है। जून 1997 से सभी क्षेत्रों में गरीबी को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई। दिसंबर 2000 में एक विशेष योजना अंत्योदय अन्न योजना आरंभ की गई, जिसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दीर्घकालिक भुखमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? यह भुखमरी अपर्याप्त खुराक से उत्पन्न होती है। ये भी सही है। यह कम आय होने के कारण दीर्घकालिक भुखमरी लगातार बनी रहती है। ये भी सही है। कम आय का भी होना भुखमरी का कारण हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। दीर्घकालिक भुखमरी मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में असक्षमता कारण दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। निम्नलिखित में कथनों में कौन सा कथन सत्य है? सहायकी सब्सिडी वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उपभोक्ता को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, सहायकी में घरेलू उत्पादन के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जाता है। ये भी सही लग रहा है। ये सही लग रहा है। ठीक है, हाँ, केवल 2 जो है ये सही है। सब्सिडी वह भुगतान है जो सरकार द्वारा उपभोक्ता को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। इसमें घरेलू उत्पादन के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूनतम समर्थन कीमत के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतों दी जाती है। सही है। भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार को बफर स्टॉक कहा जाता है। ये भी सही है। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है।
सरकार फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम में पहले न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा करती है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों से गेहूं और चावल खरीदता है। खरीदते हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं, जिसे बफर स्टॉक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में बफर स्टॉक एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत मूल्यों में उतार चढ़ाव से बचने के लिए आकस्मिक आपातकालीन स्थिति में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों का भंडारण किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गत कीमत का तात्पर्य क्या है? चलिए देख लेते हैं। इसका डायरेक्ट व्याख्या देखते हैं। सरकार अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों से अनाज खरीदती है और उसे कमी वाले क्षेत्रों में समाज के गरीब तबके के लोगों के में बाजार में कीमत से कम कीमत पर वितरित करती है। इसी कीमत को निर्गत कीमत कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशन कार्ड तथा उसे रखने वाले परिवारों के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, अंत्योदय निर्धन में से निर्धन, APL निर्धन रेखा से नीचे, ये गलत है। BPL अन्य लोग, ये भी गलत है। ये फर्स्ट वाला जो है सही है, केवल शायद देख लेते हैं। हाँ, केवल फर्स्ट वाला जो है सही है। राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। निर्धनों में से निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के BPL कार्ड, अन्य लोगों के लिए APL कार्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पिछड़े ब्लॉक को लक्षित किया गया है। ये सही है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लक्षित समूह सार्वजनीन था, ये गलत है। इसका ये व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करता है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS कहते हैं। प्रारंभ में PDS सबके लिए सार्वजनीन थी तथा निर्धन और गैर निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता था। बाद के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया। 1992 में दूर दराज और तथा पिछड़े क्षेत्रों के सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ पहुंचाने के लिए संशोधित पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई। यह कथन एक सत्य है। जून 1957 में सभी क्षेत्रों में गरीब को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक प्रणाली प्रारंभ की गई। निर्धनों और गैर निर्धनों के विभेदक कीमत नीति अपनाई गई। कथन 2 और सत्य नहीं है। ठीक है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS को अधिक केंद्रित तथा गरीब आबादी के अत्यंत गरीब वर्ग तक पहुंचाने के लिए अंत्योदय अन्न योजना को दिसंबर 2000 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चैप्टर क्लास 10 से है। ठीक है, इसका पहला चैप्टर है विकास की समझ, और इस 10 चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर जो है विकास, इसी क्वेश्चन देखते हैं। किसी राष्ट्र की औसत आय या प्रति व्यक्ति आय की गणना निम्नलिखित में से किस प्रकार की जाती है? ये देख लेते हैं। जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 1 लाख है, उनकी कुल आय को कुल जनसंख्या से गुणा कर देना, ये गलत है। देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देना ही तो प्रति व्यक्ति आय है, ये वाला सही। क्या देख लेते, किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है, लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय का इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि हर देश की जनसंख्या अलग अलग होती है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर है? वैसे तो इसके लिए हम औसत आय की तुलना करते हैं। औसत आय देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि किसी वर्ष में प्रति 100 जीवित शिशुओं पर उसी वर्ष मृत शिशुओं की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं।
और दूसरा है किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित गंभीर शिशुओं की जनसंख्या संख्या के अनुपात में 1 वर्ष या उससे कम उम्र वाले मृत शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ये वाला सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले व्यक्ति वाले बच्चों का अनुपात दर्शाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बात के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो सबसे कम जो है केरल में। ठीक है, केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 भाग 2 से लिया गया है। केरल के शिशु मृत्यु दर कम इसलिए है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य एवं शिक्षा की मौलिक सुविधा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब UNDP से द्वारा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 1990 में मानव संसाधन के संपोषणीय एवं सृजनात्मक विकास के संबंध में एक रिपोर्ट पेश की जाती है जिसे मानव विकास रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट मानव विकास स्तर के अनुसार सभी देशों के क्रमानुसार सूची उपलब्ध कराती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव विकास के मापन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। मानव विकास के मापन के संबंध में संसाधनों तक पहुंच को कार्य शक्ति के संदर्भ में मापा जाता है। मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों के संदर्भ में उनकी रैंकिंग या शैक्षिक स्तर या लोगों की स्वास्थ्य स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तय होता है। तो ये दोनों में से सत्य नहीं कह रहा, तो ये दोनों तो सत्य हैं, तो इसमें से ना केवल एक होगा, ना ही एक होगा, ना ही दो। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। मानव विकास सूचकों में लोगों के संसाधनों तक पहुंचने को क्रय शक्ति अमेरिकी डॉलर में संदर्भ में मापा जाता है। UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। इन्हीं क्षेत्रों की उपलब्धियों के आधार पर ही मानव विकास सूचकांक विभिन्न देशों में मानव विकास प्राप्तियों का मापन करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है? तो प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त माप जो होगा प्रति व्यक्ति है। किसी देश की समृद्धि को मापने के सबसे उपयुक्त मापदंड उसकी प्रति व्यक्ति आय है। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उन्हें कम प्रति व्यक्ति आय वाले देश की तुलना में विकसित समझा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर है भारत अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। जिस क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन सीधा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किया जाता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ये सही है। और वे गतिविधियां जिनमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। ये भी सही है, ये दोनों सही है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु उत्पादन करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहा जाता है, क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। चूँकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। यहाँ वस्तु सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती बल्कि निर्मित की जाती है। यह प्रक्रिया किसी कारखाने, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। तृतीय क्षेत्रों की गतिविधियाँ उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग नहीं करती बल्कि स्वतः ही वस्तु का उत्पादन करती है। और दूसरा है, द्वितीय क्षेत्रों को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ये गलत है, तो इसमें से पूछ रहा है, ये भी गलत है, तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा असत्य है, तो ना ही 1 और 2 दोनों गलत ही है।
इसका व्याख्या देख लेते हैं। तृतीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियाँ स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती है। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेता को बेचने के लिए ट्रकों एवं ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं तृतीय गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। चूँकि ये गतिविधियाँ वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती है, इसलिए इसे तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद का सही तरीके से व्याख्या करता है। सकल घरेलू उत्पाद को जैसा कि जानते हैं कि किसी विशेष वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा देश के भीतर एवं बाहर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, ठीक है, या किसी विशेष वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, या किसी विशेष वर्ष देश के गरीबी रेखाओं से ऊपर के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। तो हमारा जो ये विशेष वर्ष में हो जाएगा, एक समय अवधि के अंदर ही उत्पादित सभी अंतिम और वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है ये सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, उत्पाद। देख लेते इसका व्याख्या। तीनों क्षेत्रों के उत्पादनों का योगफल देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। अगर जैसा देख लेना, सबसे ज़्यादा जो होता है सेवा क्षेत्र, और फिर दूसरा हो जाता है विनिर्माण, और तीसरा जो होगा कृषि क्षेत्र होगा। अगर गाँव शहरों की बात की तो ये हो जाएगा, और गाँव की बात करी जाए तो सबसे पहले सेवा क्षेत्र तो आएगा ही, फिर दूसरा आएगा कृषि क्षेत्र, और तीसरे में आ जाता है विनिर्माण का योगदान रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे के कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारत में लोगों को सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त होता है। गलत है शायद। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है। हाँ, ये तो सही है, ये भी सही है, ठीक है। दोनों एक और दो दोनों सही है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का रहता है तथा सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का रहता है, किंतु फिर भी भारत में सबसे अधिक नियोक्ता प्राथमिक क्षेत्र में लगे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि सभी द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर का सृजन नहीं हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, विचार करना है। विकसित देशों में अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित हैं। सही है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा और तृतीय क्षेत्र का विकास भी उतना अधिक होगा, ये भी सही है। तो दोनों से एक और दो दोनों सही है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में सामान्य लक्षण यह दिखाई देता है कि वहाँ के अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में नियोजित होते हैं। कृषि, खनन एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार एवं भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। अतः प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, सेवाओं की मांग भी उतनी अधिक होगी, जिस कारण तृतीय क्षेत्र के विकास में वृद्धि होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के संगठन क्षेत्रों में संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को सवेतन छुट्टी, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं होता। दूसरा है, संगठित क्षेत्र में वे उद्यम आते हैं जहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है। या तीसरा, संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। क्या पूछ रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये ऑप्शन नंबर डी है, 2 और 3 ये दोनों सत्य हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उनसे एक निश्चित समय तक काम करने की आशा की जाती है। इस क्षेत्र के कर्मचारी को सवेतन छुट्टी, भविष्य निधि, अवकाश काल में भुगतान, सेवानुदान इत्यादि जैसे लाभ प्राप्त होते हैं। अतः कथन एक सत्य नहीं है, ठीक है। संगठित क्षेत्र वे उद्यम आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है तथा कथन 2 सत्य है।
ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और इनका सरकारी नियमों एवं विनियमों के अनेक विधियां जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानिवृत्ति अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया जाता है। यह कथन तीसरा जो है सत्य है। कथन 2 और 3 जो सत्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, असंगठित क्षेत्र के लिए कोई नियम और विनियम नहीं होता है, विनियम नहीं होते, यहाँ रोजगार सुरक्षित नहीं होते और श्रमिकों को बिना किसी कारण से हटाया जा सकता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। अर्थात व्याख्या देख लेते, असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी सी बिखरी इकाइयों जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है, वे नियमित होते हैं। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता। अतः कथन 2 एक सत्य नहीं है। ये कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्रायः नियमित नहीं है। यहाँ अतिरिक्त समय काम करके सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं होता। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर करते हैं। अतः कथन 2 सत्य है। नेक्स्ट है, तीसरा चैप्टर है मुद्रा और साख। नीचे दिए गए कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारत में कोई भी व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को स्वीकार करता है तो इसका जो पहला कथन है सत्य है। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। कथन 1 सत्य है। भारत में कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपये का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है। इसी बात में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता था। कथन 2 सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग जमा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर कौन सा कथन सत्य है। मांग जमा आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भांति कार्य करती है। क्या ये सत्य है? लोगों को जिस खाते में अपना आवश्यकता अनुसार धन निकालने की सुविधा उपलब्ध होती है उसे खाते में धन को मांग जमा कहते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा सही होता है। ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, उपयुक्त दोनों कथन जो है सत्य है। मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के से चेक के द्वारा बिना नकद इस्तेमाल के सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। चूँकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे मुद्रा समझा जाता है। मुद्रा एक ऐसी चीज़ है जो लेन देन के लिए विनिमय का माध्यम बनती है। ठीक है, लोग अपनी धन को बैंकों में जमा करते हैं क्योंकि लोग पैसे बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इन पर सुविधा भी उपलब्ध होती है। क्योंकि बैंक खातों में जमा धन कोई मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की प्रणाली पर नज़र रखता है। चलिए देखते हैं। ग्रामीण इलाकों में किसान एवं छोटे कर्जदार के कर्ज का सबसे ज़्यादा भाग औपचारिक क्षेत्र के द्वारा पूरा होता है। तीसरा है, औपचारिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत बैंक एवं सहकारी समितियों के द्वारा दिया जाने वाला कर्ज आता है। केवल 1 और 3 जो है सही है। भारतीय रिजर्व बैंक इस बात पर नज़र रखता है कि वह बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायी और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहा है, बल्कि छोटे किसान, उद्यमियों, व्यापारियों को भी ऋण दे रहा है। अतः एक कथन 1 सत्य। बैंक द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना ऋण दे रहा है तथा ब्याज दर क्या है। ग्रामीण इलाकों में किसान एवं छोटे कर्जदार के ऋणों का प्रमुख स्रोत अनौपचारिक क्षेत्र के, क्योंकि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का पर्याप्त विस्तार नहीं है। बैंक जहाँ कहीं मौजूद भी है तो बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। अतः कथन 2 सत्य नहीं है। अनौपचारिक क्षेत्रों में बैंकों के साथ सहकारी समितियां भी कर्ज देने का मुख्य स्रोत है। यह कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन लोगों के द्वारा दिए गए कर्ज को अनौपचारिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी जो होगा सही होगा। मित्र, व्यापारी, रिश्तेदार, साहूकार, इन चारों के तहत कर्ज ऋण के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है।
व्याख्या होता है अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार एवं दोस्त आते हैं। शहरी निधन एवं ग्रामीण व्यवहार के अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का प्रमुख स्रोत है। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियां देखरेख करने के लिए कोई संस्था नहीं है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंपनी के द्वारा मशीन, भवन, भूमि तथा अन्य उपकरण की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहा जाता है। जो कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर स्वामित्व एवं नियंत्रण रखती है उसे बहुराष्ट्र कंपनी कहते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, मतलब ये दोनों सही है। कंपनी द्वारा परिसंपत्ति जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण को खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्र कंपनी के द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। एक बहुराष्ट्र कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन के लिए कारखाना स्थापित करती है, जहां उसे सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार, कौन सा कथन सत्य है? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध एवं तीव्र एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। बिल्कुल सही है। सरकार द्वारा व्यापारिक गतिविधियों से अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानती है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? विभिन्न देशों के बीच सीमा विवादों का निपटारा करना, विकासशील एवं गरीब देशों को विकास कार्य हेतु आर्थिक सहायता देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन के एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है उपभोक्ता का अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कोपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस अधिनियम में उपभोक्ता को उपभोक्ता अदालत में प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता अदालत गठन किया गया है। सही है। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरीय न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई। ये भी सही है। पूछा क्या है देखना पड़ेगा एक बार। असत्य पूछा है ना, तो ये जो कथन एक जो है यही असत्य है, बाद बाकी तो सही है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार के द्वारा उपभोक्ता के हितों में संरक्षण के लिए 1986 में एक बड़ा कदम उठाया गया, जिसे उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कोपरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक नया उपभोक्ता 2019 का भी आया, एक बार उसे देख लीजिएगा आप लोग। इस अधिनियम के उपभोक्ता को उपभोक्ता न्यायालय के प्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त है, अतः कथन एक सत्य है। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक स्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया है। ठीक है, तो 2 और 3 जो कथन सत्य है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने ले लिया। इसमें उपभोक्ता के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र अधिकार को बढ़ाया गया है। ठीक है, सूचना का अधिकार कानून भारत में कब आया? सूचना का अधिकार कानून भारत में अक्टूबर 2005 में भारत सरकार ने एक कानून पारित किया जो RTI या सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता है। यह नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों को सभी सूचना पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आधिकारिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत एक उपभोक्ता को प्रदान किए जाते हैं? चलिए देखते हैं। प्रतिनिधित्व का अधिकार ये भी दिया जाता है, क्षतिपूर्ति का निर्माण ये भी दिया, चयन का अधिकार ये भी, सूचना का अधिकार ये भी, तो चारों दिए जाते हैं। उपभोक्ता सभी अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा उपभोक्ता को दिए गए। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने ले लिया है। इसमें उपभोक्ता के आधिकारिक क्षेत्र को बढ़ाया गया है। ठीक है, जहाँ जिला स्तर पे 20 लाख था तो वहाँ 50 लाख हो गया है। राज्य स्तर पे 1 लाख 1 करोड़ समथिंग हो गया है। ठीक है, इस तरह से बढ़ाया गया है। आप लोग एक बार एक नज़र दे दीजिएगा। नेक्स्ट है, अब जो है 11 का है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।